जय हिंद दोस्तों। मैं उदय शंकर और आज हम हिंदी का पहला टॉपिक वर्णमाला शुरू करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था आपको पहले भी, देखिए जो मैं हिंदी शुरू कर रहा हूँ वो जनरल हिंदी होगी। ठीक है। अब जनरल हिंदी का मतलब तो यही हुआ कि भाई कोई विशेष सिलेबस या विशेष टॉपिक को तो हम टारगेट करेंगे नहीं। यहाँ शुरू से चलेंगे और अंत तक क्रम से चलते रहेंगे। अब इसी क्रम को ध्यान में रखते हुए सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा हिंदी का वर्णमाला है। चलिए वर्णमाला को समझते हैं। वर्णमाला क्या है? जैसा कि शब्द से ही पता चल रहा है, वर्णमाला अर्थात वर्णों की माला। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये ध्यान रखना है, कैसे समूह को? व्यवस्थित अर्थात सीक्वेंस से हो। ठीक है। उच्चारण और प्रयोग के आधार पर वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर और एक व्यंजन। अब हम इन्हें समझते हैं, स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होता है। देखिए, सबसे पहले आएंगे इसमें स्वर। अब आपने पढ़ा भी होगा पहले भी, लेकिन अब हमें इससे थोड़ा सा डिटेल में चलता है। ठीक है। डिटेल्स में ऐसे समझेंगे स्वर क्या होता है। स्वर का तात्पर्य बस इतना सा होता है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी, ध्यान रखना, बिना किसी दूसरे अक्षर की सहायता से होता है, उन वर्णों को स्वर कहते हैं। आपको बस इतनी सी बात याद रखनी है, बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से जिनका उच्चारण हो रहा है वही स्वर है। ठीक है। और जब हम व्यंजन पे आएंगे तो व्यंजन इसका अपोजिट हो जाएगा। ठीक है। व्यंजन का जब हम उच्चारण करते हैं तो भाई हमें किसी वर्ण की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हम व्यंजन की कैटेगरी में रखते हैं। लेकिन यहाँ जब बात हम स्वर की कर रहे हैं तो स्वर तो भाई बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से उच्चारण किए जाते हैं। ठीक है। ये बस दोनों में इतना सा अंतर है। अब हिंदी में स्वर कितने होते हैं? हिंदी में 11 स्वर होते हैं। ठीक है। कौन कौन से? देखिए, ए, आ, ई, बड़ा ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ। ठीक है। इन्हें हम स्वर कहते हैं। इसी में ये दो आते हैं जिन्हें हम अयोगवाह्य भी कहते हैं। ठीक है। अयोगवाह्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? अनुस्वार आता है एक तो, जिसे ये होता है, अनुस्वार से क्या बनता है, जैसे कि ये है अंग बन गया। इससे कौन सा शब्द बन सकता है? जैसे अंगूर। ठीक है। अंगूर एक हो गया। अंत। ठीक है। ये जो शब्द है ना, ये अनुस्वार से बने हैं। ऐसे ये है विसर्ग। विसर्ग की कैटेगरी में हम इसे रखते हैं, आ और ये लगे हुए हैं चिन्ह। ठीक है। ध्यान रखना, ये हो गया हमारा विसर्ग। तो इन दोनों को हम क्या कहेंगे? अयोगवाह्य भी कहते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा है, अनुस्वार और विसर्ग को अयोगवाह्य भी कहते हैं। याद रखिए। चलिए अब स्वर की बात करते हैं। स्वरों को भी तो हम कैटेगरी में करेंगे कि स्वरों के टाइप्स क्या होते हैं। तो कुछ हमने यहाँ पे इन्हें बांटा है। जैसे कि एक हो गए ह्रस्व स्वर। अब ह्रस्व स्वर की संख्या कितनी होती है? तो संख्या याद रखना, 4 होती है। सबसे पहले समझो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है। ह्रस्व का मतलब होता है छोटा। ठीक है। अब इसमें कौन कौन से स्वर आते हैं इसके अंतर्गत? ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं 4 स्वर। कौन से? ए, ई, उ और री। ठीक है। ये मात्र 4 ही ह्रस्व स्वर के अंतर्गत आते हैं और हम इन्हें एक नाम से और जानते हैं। कौन सा नाम है? मूल स्वर। मूल स्वर। ठीक है। ह्रस्व स्वर या मूल स्वर एक ही बात है। कोई अगर आपसे पूछ ले कि भाई मूल स्वर कौन कौन से होते हैं, तब भी आपका जो रिप्लाई होगा वो यही होगा, ह्रस्व स्वर यही है, ए और कौन सा? ई, उ और री।
ठीक है। ये अब आगे बात करते हैं दूसरे प्रकार के स्वर कौन से होते हैं। दूसरे प्रकार के जो सूत्र होते हैं उन्हें हम दीर्घ स्वर कहते हैं। ठीक है। और ये कितने होते हैं? ये 7 होते हैं। कौन कौन से? अब देखिए, ए का बड़ा ई आ होगा, इसका बड़ा ई, इसका छोटा ऊ का बड़ा ऊ। यहाँ तक तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया। अब ऐसे देखिए, ए, आई और ओ और ओ। ठीक है। ये 7 हो गए और इन्हें हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। सॉरी, स्वर। ठीक है। दीर्घ स्वर। और इनका दूसरा नाम क्या है? इन्हीं का दूसरा नाम एक संधि स्वर भी है। क्या है? संधि स्वर। याद रखेंगे। अगर कोई पूछे कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो दीर्घ स्वर आप याद रखेंगे। दीर्घ स्वर 7 हैं। और ये कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ। इनकी संख्या 7 है। इन्हें हम दीर्घ स्वर भी कहते हैं और संधि स्वर भी कहते हैं। चलिए, इतनी बात आप समझ गए। अब वो हम आगे चलते हैं। आगे हमने समझ लिए स्वर। अब स्वर समझ लिए तो भाई बात आती है व्यंजन की। व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया है। कौन से वर्ण? वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती है। ये गलती से हो गया, होती है, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है। दोबारा से समझिए। वे वर्ण जिनके उच्चारण के लिए स्वरों की सहायता होती है। और हमने स्वरों के बारे में क्या बताया था? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती, वे तो हमारे स्वर थे। लेकिन अगर हम व्यंजन की बात करें, तो व्यंजन के लिए भाई दूसरे वर्ण अर्थात स्वरों की आवश्यकता होती है। इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इसी प्रकार अब आगे समझते हैं व्यंजन कितने होते हैं। सबसे पहले समझ लो, हिंदी में व्यंजन 39 होते हैं। कई जगह ये संख्या तुम्हें 41 या कुछ और भी मिल सकती है, लेकिन हम 39 व्यंजन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। और मुख्य रूप से 39 ही व्यंजन होते हैं। और ये कौन कौन से होते हैं? इन्हें हमने अलग अलग भाग में बांटा है। सबसे पहले समझते हैं हम स्पर्श व्यंजन। ठीक है। स्पर्श व्यंजन। देखिए, स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब क्या होता है? पहले इतना समझिए। स्पर्श का मतलब होता है छूना। ठीक है। छूना। ठीक है। छूने से तात्पर्य होता है स्पर्श का। और ये कितने होते हैं? इनकी संख्या 25 होती है। 25। कौन कौन से? देखिए, ऐसे याद रखिए। हम इन्हें ऐसे याद करते हैं ज्यादातर। यहाँ बोलते हैं हम कै, चे, टे, ते, पै। और इन्हें हम वर्गों के भी रूप में जानते हैं। जैसे कि ये हो गया कै वर्ग, ये हो गया चे वर्ग, और ये हो गया टे वर्ग, और ये हो गया तय वर्ग, ये पै वर्ग। अब समझते हैं कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको शायद ये लग रहा होगा कि भाई ये तो कक्षा 1 2 के जैसे पढ़ाया जा रहा, मगर ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसे आप हल्के में ना लें बिल्कुल भी। देखिए, इनसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं कि कै वर्ग में कौन से आते हैं, कै वर्ग में चौथा वर्ण कौन सा, ये पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए, कै वर्ग में आते हैं कै, खे, गे, घे, ड। ठीक है। और च वर्ग में चे, छे, जे, झ, या। ट का ये आता है टे, ठ, डे, डे, ड़े। ये दोनों जो हैं, इनकी बाद में बात करेंगे। इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है। इन्हें बाद में देखेंगे। तय वर्ग। तय वर्ग के अंतर्गत तय, थे, द, ध, न। ठीक है। और ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प, फ, ब, भ, म। ठीक है। इन्हें अगर हम देखेंगे तो 5 वर्ग हैं। और 5 में 5 ही 5 वर्ण हैं। तो कितने हो गए? 25। ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन की अंतर्गत आते हैं। ठीक है। और ये जो दोनों हैं, इन्हें हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। अब बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। और ये कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है। याद रहेंगे। ठीक है। अब बात करते हैं ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? इनकी भी संख्या 4 होती है। और कौन कौन से होते हैं ये? श, स, श, है।
ठीक है, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और ऊष्म का मतलब क्या होता है? जब ऊष्म का मतलब होता है जो हमारे मुख से गर्म वायु निकलती है, उससे वो ऊष्म व्यंजन की कैटेगरी में आते हैं। ऊष्म का मतलब ही गर्म होता है। ठीक है, ठीक है, ओके। और आगे इन्हें डिटेल्स में समझेंगे, अभी बस इतना समझिए। दूसरे आते हैं हमारे कौन से? संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, देखिए नाम से आपको पता चल रहा होगा भाई, संयुक्त का मतलब कौन नहीं जानता? संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठा, एकजुट, ठीक है, या एक साथ, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या भी 4 ही होती है। देखिए बड़ा आसान है याद करने में। अभी हमने समझा अंतस्थ व्यंजन 4, ऊष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4। अब ये संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? ये होता है क्ष, त्र, ज्ञ और स्त्री। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। अब समझिए, ये 4 हो गए। अब आते हैं द्विगुण व्यंजन। इन्हें हम द्विगुण व्यंजन या उत्क्षिप्त व्यंजन भी कहते हैं। ये जो वाले ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, इन्हीं की बात करते हैं। इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं और उत्क्षिप्त व्यंजन भी इन्हीं को कहते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? ये 2 होते हैं मात्र। ठीक है, कौन कौन से? डे है और डे। लेकिन याद रखना, ये वाला जो है, देखिए ये जो है डे और ये वाला डे, इनके नीचे कोई बिंदी नहीं लगी हुई है, आप ध्यान से देखिए। लेकिन जब उत्क्षिप्त व्यंजन की बात करेंगे ना, उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन, तो इनके नीचे ये है डे, लेकिन यहाँ पे बिंदी लगी हुई है। इन दोनों में यही अंतर है। ठीक है, ये ठीक है, ये हमारे उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं और इनकी संख्या मात्र 2 होती है। तो ये तो होगी व्यंजन के बारे में बात। अब हम क्या देखते हैं, अब थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि भाई इनका उच्चारण स्थान क्या है। कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार क्या मोस्टली पूछते ही हैं कि कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान क्या रहेगा। ठीक है, तो हम समझते हैं वर्णों का उच्चारण स्थान। देखिए, किसी भी वर्ण का उच्चारण मुख द्वारा होता है, सीधी सी बात है। अब आगे लिखा हुआ है, जीभ मुख के जिस भाग को स्पर्श करती है उन्हीं स्थानों को वर्णों का उच्चारण स्थान कहते हैं। समझ में आया? अर्थात हमारी जीभ, जैसे हम कोई वर्ण का उच्चारण कर रहे हैं, मानो हमें बोलना है कै या हमें ख बोलना है। ठीक है, अब भाई ये देखो आप कि हम जब कै बोल रहे हैं, कै, तो कै बोलते समय हमारी जीभ मुख के किस भाग को स्पर्श कर रही है, मतलब छू किस भाग को रही है? ऊपर की ओर छू रही है, नीचे की ओर छू रही है, दांतों को छू रही है ना? ये ध्यान रखने वाली बात है। और जिस भाग को छूती है वही हमारा वर्णों का उच्चारण स्थान कहलाता है। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर दूसरी लाइन लिख दी है, आप चाहेंगे इसके लिए ये लाइन सेम ऊपर जैसी है, इसे काट सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान का परिचय। चलिए, कैसे कैसे है। सबसे पहले बात करते हैं कंठ। ठीक है, कंठ से कौन से वर्ण उच्चारित किए जाते हैं? देखिए इनके लिए एक सूत्र भी है, संस्कृत में सूत्र है। अगर आप चाहें तो आप सूत्रों को अभी कुछ स्किप भी कर सकते हैं, वैसे चाहें तो याद भी कर सकते हैं, क्योंकि ये ज्यादातर हिंदी में पूछे जाते हैं, सॉरी संस्कृत में पूछे जाते हैं ये सूत्र, हिंदी में कम पूछे जाते हैं। तो आप इन्हें चाहे तो याद कर सकते हैं या फिर इन्हें स्किप भी कर सकते हैं सूत्रों को, मगर पीडीएफ में ये आपके लिए मिल जाएगा। चलिए समझते हैं उच्चारित वर्ण। कंठ के लिए जो सूत्र है वह कौन सा है? कु है, विसर्जनीय नाम कंठ, अर्थात ए। एक तो आया इसमें ए। अब कु से मतलब क्या होता है? कु का मतलब होता है क वर्ग। ठीक है, देखो अब, और विसर्ग की बात भी करी गई है, जैसे कि ए आ गया, और क वर्ग में कौन कौन से आते हैं मैंने अभी आपको बताया था। देखो क, ख, ग, ढ, ढ। ठीक है, और विसर्ग भी आ गया। ये इसका सूत्र बन गया। हमें सूत्र से पता चल गया कि ए आया और क वर्ग और विसर्ग, ये हमारे कहाँ से उच्चारित होते हैं? कहाँ से होते हैं? कंठ। यहाँ लिखा हुआ है कंठ से उच्चारित होते हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले कि बताइए क का उच्चारण स्थान क्या है,
तो क्या बोलेंगे आप भाई, आपको सूत्र जब पता होगा तो आप ये नहीं बोलेंगे कि अ कुह विसर्जनीय नाम कंठ है, अर्थात इसका उच्चारण तो भाई कंठ से हो रहा है। समझ में आया? तो इस तरह से आप याद रखेंगे। अगला देखते हैं, एक है तालु। तालु के लिए भी ये सूत्र है, ईचु यशा नाम तालु, अर्थात ई आ गया और फिर चू से मतलब होता है च वर्ग, च छ ज झ या, ठीक है। और ये श, ये भी किसके हैं? तालु है। तालु से उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, याद रहेगा। आगे एक आता है मूर्धा। मूर्धा है ना, मूर्धा से जो उच्चारित होने वाले वर्ण हैं, वो उनके लिए पहले तो ये सूत्र देख लो, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ठीक है। अर्थात री आ गया इसमें सबसे पहले तो, और फिर टे वर्ग। टे वर्ग में तो आपको भी पता ही है, टे ठे डे डे ढ और रेश, ये वाला दोनों, ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? मूर्धा से, ठीक है। अब बात करते हैं दंत। देखो, दंत से जो उच्चारित होते हैं वर्ण, वे कौन कौन से हैं? इसके लिए एक सूत्र है बड़ा प्यारा सा, लृतु, सॉरी, लृतु लशानाम दंत। कैसे? ले आ गया, लिरी, ये वाला। और तय, तय वर्ग में कौन कौन सा है? तय, थ, द, ध, न और लश, यहाँ पे लिखा हुआ था ये दोनों, ले श, ठीक है। ये भी आ गया लश। ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? तो आप बोलेंगे दंत, अर्थात दांतों से। ओके। अब एक आता है ओष्ठ। ओष्ठ को हम होठ कहते हैं, ठीक है। अब भाई, होठों से कौन कौन से वर्ण उच्चारित होते हैं, इनके लिए हम एक सूत्र देखेंगे। कौन सा? उपधुमानीय नाम ओष्ठो, ठीक है। देखिए, पहले आ गया इसमें उ। अब पै वर्ग, पै वर्ग आपको भाई पता ही है, पै फै बै भै मै, ठीक है। इसमें ये सारे जो वर्ण है ना, ये ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। आप बोल के देखिए, जैसे कि, ठीक है, आप उच्चारित एक बार करिए, पै, बोलिए पै। पै जब आप बोले होंगे तो आपके दोनों होठ मिल रहे होंगे, पै। अब ऐसे ही आप एक वर्ण है फै, फै बोलिए, भाई दोनों होठ आपस में मिल रहे होंगे, फै। अब बै है, भै है, मैं है, ठीक है, बै, भै, मैं। इन वर्णों का जो हम उच्चारण करते हैं तो हमारे होठ आपस में मिलते हैं, अर्थात ये होठ से उच्चारित होने वाले वर्ण कहलाते हैं। और इनके लिए प्यारा सा सूत्र यहाँ पे है, आप देख लेंगे इसे। आगे आता है नासिका। नासिका अर्थात नाक। मड ड़ नाम नासिका च, अच्छा। इसका अर्थ हुआ, देखिए, पहले आया ड़, या ड़ में, अर्थात इन्हें हम बड़े सीधे से ये भी कहते हैं पंचमाक्षर। जो पंचमाक्षर होते हैं ना, वे सारे नासिका से उच्चारित होते हैं। कौन कौन से? देखिए, पंचमाक्षर कौन से होते हैं? कै वर्ग के लास्ट में कौन सा आया था? ड़ आया था ना, ठीक है ना, ठीक है। और च वर्ग के, ट वर्ग के लास्ट में कौन सा? और त वर्ग का, और प वर्ग। इनके लास्ट का जो पंचमाक्षर होता है, लास्ट में जो सा वर्ण होता है, उसे हम पंचमाक्षर कहते हैं। याद रहेगा, क वर्ग और च वर्ग, ट, त, प, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, देखिए यहाँ पे, देखिए समझिए, क वर्ग के लास्ट में क्या आ रहा है? ड आ रहा है। और च वर्ग के लास्ट में क्या आ रहा है? यहाँ आ रहा है। ट वर्ग के लास्ट में अड़ आ रहा है। और त वर्ग के लास्ट में न आ रहा है। प वर्ग के लास्ट में मैं आ रहा है। तो इन्हें हम पंचमाक्षर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पांचवें स्थान पर है, इसलिए इन्हें पंचमाक्षर कहते हैं और नासिका से उच्चारित होते हैं। समझ में आए? चलिए आगे देखते हैं। इसी प्रकार कुछ और हैं, ये दो तीन, इन्हें और देख लेते हैं। कंठ तालु, अर्थात कंठ और तालु दोनों से जो उच्चारित होते हैं, वे कौन से होते हैं? इनके लिए सूत्र है, एदे तोक कंठ तालु, अर्थात इनसे ए और ऐ मात्री दोनों ही ऐसे वर्ण हैं जो कंठ तालु से उच्चारित होते हैं, ठीक है। आगे आता है कंठ ओष्ठ। कंठ ओष्ठ,
अर्थात कंठ, कंठ कहते हैं गले को, ओष्ठ होठ, गला और होठ से जो उच्चारित होते हैं वे कौन से वर्ण है? पहले सूत्र देख लीजिए, ओदोत कंठोष्टम, अर्थात ओ और ओ, ये जो दोनों वर्ण हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? कंठ और ओष्ठ से। ठीक है, अब ओष्ठ और दंत, होठ और दांत, देखिए इसके लिए सूत्र है वकारस्य दंतोष्टम, इससे मात्र व इसका उच्चारण होता है दंत ओष्ठ, व। देखिए बोल के देखिए आप, व क्यों, ध्यान रखिए ये वाला व होता है और ये व होता है, इन दोनों को बोलने का तरीका अलग है। ठीक है, ये व जो है दंत और ओष्ठ से बोला जाएगा, समझिए व, आप उच्चारित करके देखिए। अब लास्ट में आता है 10वां नासिका, नासिका अनुराश्य, अच्छा इससे तो भाई केवल अनुस्वार, ठीक है, अनुस्वार अभी मैंने आपके लिए बताया था, जैसे कि ये हो गया, इससे शब्द कौन कौन से बनते हैं? अंगूर या कुछ और हो गया, अंगूर हो गया, अंश हो गया, ठीक है, ये सारे शब्द जो होते हैं ये अनुस्वार से बनकर बने होते हैं, और इसका अनुस्वार का उच्चारित कहाँ से होता है? नासिका से। आप समझिए, बस आज की क्लास में इतना ही था। देखिए आप समझिए, आज हमने हिंदी का केवल स्वर और व्यंजनों के बारे में समझा है। स्वर और व्यंजन, इन दोनों को हमने ये समझा है कि स्वर कौन कौन से होते हैं, व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्वर के टाइप्स कौन से होते हैं, व्यंजन के टाइप्स कौन से होते हैं, ठीक है, और साथ ही हमने ये भी समझा कि इनका उच्चारण स्थान कौन सा होता है। अब इसी सीक्वेंस में हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और समझेंगे इनके बारे में, ठीक है। इसी तरह से हम एक एक टॉपिक को लेके चलेंगे, जल्दीबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि हमें समझना है, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे। अगर सीक्वेंस से चलेंगे तभी हमारा कोई भी सिलेबस या किसी भी सब्जेक्ट को कंप्लीट तभी किया जाता है जब हम एक सीक्वेंस से चलते हैं, और हमें समझ में भी तभी आता है। जल्दबाजी नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही था। थैंक यू।